नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और आज सुनिए सरकार में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का टूल किट। जी हां, वही टूल किट जिसके लिए एक 22 साल की लड़की दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था। वो टूल किट जिसमें वो सिर्फ इस बात का जिक्र कर रही थी कि किसान आंदोलन को हम किस तरह से आगे करें। वो टूल किट जिसमें वो सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ग्रेटा थनबर्ग, जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से बातचीत कर रही थी। उसके आधार पर हमने दिशा रवि को भी और ग्रेटा थनबर्ग को भी खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया था, या हमारी कम से कम दिल्ली पुलिस ने ऐसा बताया था। मगर मोदी सरकार का जो टूल किट सामने उभर कर आया है वो अपने आप में बहुत हैरत पैदा करने वाला है। कई मायनों में खतरनाक भी है, क्योंकि उससे यह पता चलता है कि केंद्र सरकार अपने पालतू पत्रकारों के साथ मिलकर उन पत्रकारों पर कैसे लगाम लगाया जाए इस पर विचार कर रही थी जो पत्रकार इनसे सवाल करते हैं। मगर इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर इस वक्त जो इनकम टैक्स ने रेड मारी है उसको लेकर क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है दोस्तों। और फिर हम बात करेंगे मोदी सरकार के टूल किट की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी गोदी मीडिया जी न्यूज 300 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। उसके बाद मुंबई न्यूज 650 करोड़, देख रहे हैं आप, एक 300 करोड़ बता रहा है, एक 650 करोड़। आंकड़ा यहां नहीं रुकता है दोस्तों, आगे देखिए। यह एबीपी न्यूज, संपत्ति 800 करोड़ से भी ज्यादा। तो आप देख रहे हैं हर एजेंसी, हर न्यूज चैनल अपने हिसाब से जो है एक आंकड़ा दे रहा है। और उसके बाद आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अखबार छपा है वो क्या कहता है, इनकम टैक्स 5 करोड़ के कैश रिसीट्स और 20 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है इन छापों में। यानी कि कहां 300 करोड़, कहां 800 करोड़ और फिर यहां आ गए 20 करोड़ पर। यानी कि कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को टारगेट करने का बाकायदा एक प्लान बना लिया गया है। मगर आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर देखिए, अनुराग कश्यप की फैंटम फिल्म्स, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में जैसा कि लिखा हुआ है, और 2011 से इसने अपने टैक्स रिटर्न्स भरने शुरू किए। 2018 को आकर यह बंद हो गई। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर होंगे। पहला सवाल, 2018 में फैंटम फिल्म्स बंद हो गई, इन्हें 3 साल लग गए इनके खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर रेड मारने के लिए। 3 साल मुद्दा यहां कि आपको 3 साल लग गए उस फैंटम फिल्म्स के खिलाफ जो 2018 को बंद हो गई थी। सवाल नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2011 से 2018 तक ये कंपनी चल रही थी। उस दौरान इन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए थे। आयकर विभाग से मेरा सवाल, या बीजेपी सरकार से मेरा सवाल, क्या इन 8 सालों में आपको कभी भी कोई गफलत, कोई गड़बड़ झाला नहीं दिखाई दिया? 3 साल बाद आपको गड़बड़ की याद आई? क्या यह बात आपको बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती? इसके बाद अगला प्रश्न, 2019 तक महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, और 2018 को फैंटम फिल्म्स बंद हो गए थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि 2014 से 2019 के बीच में जब बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब क्या फैंटम फिल्म्स के आर्थिक लेन देन में इन्हें कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दी? 3 साल बाद, तब जबकि अनुराग कश्यप इस सरकार पर सवाल करते हैं, तापसी पन्नू जो कि सरकार पर सवाल करती हैं, उन पर अब आप इनकम टैक्स की रेड मारेंगे? तो यह बात किसी के भी हजम नहीं हो रही दोस्तों। आगे आपको याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उसके बाद एनसीबी ने रेड मारी थी। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जो उनके भाई हैं वो गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद खुद के बेगुनाह होने का प्रमाण जो है पूरी तरह से इन दोनों पर आ गया था कि खुद को वो बेगुनाह साबित करें। अब इस पर लगाम लगनी होगी, क्योंकि यह बात स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से मीडिया अलग अलग आंकड़ा दे रहा है, उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को बदनाम करने का बाकायदा पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसलिए मेरा कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरी एक अपील है कि आपको खुद प्रमाण सामने लेकर आने पड़ेंगे। ऐसा लगता है कि पहले ये लोग रेड मार देते हैं या पहले ये लोग धावा बोल देते हैं और उसके बाद प्रमाण ढूंढते हैं।
क्योंकि इससे पता चलता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी बीजेपी से सवाल करता है उसे इसी तरह से परेशान करते हैं। बात यहां नहीं रुकती। इसे प्रमाणित करने के लिए मैं एक और प्रमाण आपको देना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है कंगना रनावत। जैसे कि आप जानते हैं कंगना जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं और इस वक्त आप जानते हैं कि शिवसेना और बीजेपी में 36 का आंकड़ा चल रहा है। बीएमसी ने क्या किया था? वो बीएमसी जो शिवसेना के अंतर्गत आती है, बीएमसी ने कंगना रनावत के दफ्तर के एक हिस्से को तोड़ दिया था। बाद में अदालत ने क्या कहा था कि यह गलत है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच रस्साकशी चलती है तो इसका शिकार वो फिल्मकार या वो एक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं। कंगना रनावत जो हैं वो तो यकीनन बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, यकीनन बीजेपी का समर्थन करती हैं, मगर तापसी और अनुराग कश्यप वो इस सरकार से सवाल करते हैं। उनका सिर्फ यही गुनाह है। दोस्तों ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। तापसी पन्नू के इस ट्वीट को यह माना जा सकता है कि करीब 80 लाख लोगों ने पसंद किया और इसमें यही सवाल कर रही थी कि अगर एक चुटकुले से या एक शो से आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। यह सरकार इस एक ट्वीट से इस कदर हिल गई कि इन्होंने इनकम टैक्स रेट जो है तापसी पन्नू के घर पे मार दिया। मगर आज इस कार्यक्रम के जरिए मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपके सामने बाकायदा तथ्य रखे हैं फैंटम फिल्म्स को लेकर और आपको कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब देना होगा जो मैंने आपके सामने रखे। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बतलाया था मोदी सरकार का टूल किट और वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के साथ जो व्यवहार या जो बर्ताव बीजेपी सरकार कर रही है। क्या है मोदी सरकार का टूल किट? दोस्तों मैगजीन कैरवान जो है एक बहुत ही धमाकेदार रिपोर्ट लेकर आई है। इसे स्वतंत्र तौर पर इसकी पुष्टि करने का मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, मगर कैरवान ने इससे पहले सार्थक पत्रकारिता की है, इसलिए मैं उनकी रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूं। इस तारीख पर गौर कीजिए, 31 जुलाई 2020, वो दौर जब भारत जो है कोरोना पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। उस दौरान मोदी सरकार या बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इस जुगत में लगी हुई थी कि किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर वो पत्रकार जो कि इस सरकार से सवाल करते हैं उसे किस तरह से काबू में लाया जाए। और इसके लिए 3 मंत्री मुलाकात करते हैं आपके स्क्रीन पर, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी, और इसके साथ कई और मंत्री भी होते हैं, उसकी जिक्र मैं आपको बाद में करूंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस बैठक के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी दरअसल कहते क्या हैं। कारवां की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। डिजिटल न्यूज और सोशल मीडिया को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदम के पीछे वो रोड मैप है जो कोविड महामारी की चरम अवस्था में सरकार द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था। इस रिपोर्ट को जिस मंत्रियों के समूह या जीओएम ने तैयार किया है उसमें 5 कैबिनेट स्तरीय और 4 राज्य स्तरीय मंत्री थे। अब गौर कीजिए कि इस मुद्दे पर क्या कहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चिंता जाहिर की थी कि हमारे पास एक ऐसी मजबूत रणनीति होनी चाहिए जिससे बिना तथ्यों के सरकार के खिलाफ लिखकर झूठा नैरेटिव, फेक न्यूज फैलाने वालों को बेअसर किया जा सके। बहुत अच्छी बात है। अगर तो वाकई जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं उन पर आप काबू पाना चाहते हैं तो बात समझ आती है। मगर मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपके सामने एक खबर जिसमें चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि मीडिया ने अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया था, खास तौर पे जिस तरह से उन्होंने तबलीगी जमात पर निशाना बनाया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि तबलीगी जमात पर मीडिया ने बहुत ही अनाप शनाप और झूठी खबरें चलाई। और क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सरकार के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा था नहीं, मीडिया ने कोई गलत काम नहीं किया, मीडिया तो अच्छा काम कर रहा था। जबकि आपको याद होगा कि मैंने अपने कार्यक्रम में कई बार आपको बताया था कि कोरोना के दौरान मीडिया जो है किस तरह की झूठी खबरें चला रहा था और उसका पर्दाफाश
खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई बार किया था। यानी कि आपने अदालत के अंदर गलत बयानी की, यह बोलकर कि मीडिया को झूठी खबरें नहीं फैला रहा है। अब मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि फेक न्यूज वालों पर कंट्रोल करना चाहिए। मगर नकवी साहब, आपकी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोलती है कि मीडिया फेक न्यूज कर ही नहीं रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से फेक न्यूज क्या है? ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार से सवाल करते हैं वो फेक न्यूज कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि बाकायदा इन्होंने पत्रकारों से बात की। 27 जून को किरण रिजिजू के घर में पत्रकारों की बैठक होती है। कई पत्रकार वहां मौजूद होते हैं, अलग अलग पत्रकारों से भी मिलते हैं और कैरवान की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें सामने उभर कर आई हैं। पत्रकारों से जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से पत्रकारों ने क्या मशवरा दिया है वो आपके सामने। सबसे पहले, लगभग 75% मीडियाकर्मी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित हैं और पार्टी के साथ वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि पत्रकारों ने किरण रिजिजू को या मोदी सरकार को कही कि 75% हमारी जो जमात है वो आपके साथ है। अब आप समझे कि मेरे सवालों से क्यों बौखलाती है सरकार। आगे देखिए, हमें इन व्यक्तियों के अलग अलग समूह बनाने चाहिए और नियमित रूप से उनसे संवाद करना चाहिए। किनसे? वो पत्रकार जो कि इस सरकार के चाटुकार हैं। आगे देखिए, सरकार को बेहतर प्रचार के लिए किसी बड़े कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले और उसके फॉलोअप के दौरान समर्थक मीडिया को सहायक पृष्ठभूमि से संबंधित साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि मीडिया को अपनी गोदी ही नहीं अपनी जेब में रखो। आगे देखिए, सहयोगी संपादकों, स्तंभकारों, पत्रकारों और टिप्पणीकारों को मिलाकर समूह का गठन किया जाना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से काम में लगाए रखना चाहिए। गौर कीजिए साहब, काम में लगाए रहना चाहिए। यह हालत हो गई है मीडिया की और यह मशवरा कोई और नहीं बल्कि मीडिया के ही पत्रकार दे रहे हैं। आगे देखिए और इस पर गौर कीजिएगा, विदेशी मीडिया के साथ संवाद बंद होना चाहिए क्योंकि इससे बुरा असर पड़ रहा है। यह मशवरा किसी और ने नहीं बल्कि हमारी गोदी मीडिया ने सरकार को दिया था। कितने दुख की बात है दोस्तों कि हमारा मीडिया हमारी सरकार से कह रहा है कि विदेशी मीडिया के साथ कोई संवाद ना करो। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि हम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत के अंदर दफन कर दें और हम इस बात की परवाह ही ना करें कि दुनिया हमारे बारे में क्या कह रहा है। अब आप समझे कि मैं आपसे क्यों कहता हूं कि गोदी मीडिया समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप जानते हैं सबसे दुख की बात यह है, इसमें एक टिप्पणी जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि कैरवान की इस रिपोर्ट का दावा है, स्वतंत्र तौर पर हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। इन्होंने एक पत्रकार का हवाला दिया है और इस पत्रकार ने यह कहा था कि हमें पत्रकारों को 3 रंगों में विभाजित करना चाहिए। कौन से 3 रंग? काला, हरा और सफेद। रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कलर कोडिंग के जरिए शुरू की जानी चाहिए। हरा, फेंस सिटर जो किसी का पक्ष नहीं लेते, काला जो हमारे खिलाफ हैं और सफेद जो हमारा समर्थन करते हैं। हमें अपने पक्षधर पत्रकारों का समर्थन करना और इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। दोस्तों, यह मशवरा कैरवान की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी और ने नहीं बल्कि एक पत्रकार ने दी है। यानी कि पत्रकारों को चिन्हित करो और उन पर निशाना साधो। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर इस देश के पत्रकारों को हो क्या गया है? और बात यहां नहीं रुकती। रविशंकर प्रसाद जो एक जमाने में बात बात पर इस्तीफा मांग लेते थे, कैरवान की इस रिपोर्ट के मुताबिक, मैं बार बार बता रहा हूं, कैरवान की इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें इस बात को लेकर चिंता है कि वो लोग HW न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म या अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों पर हम काबू क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नैरेटिव पर नियंत्रण न रख पाने की अपनी बेचैनी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हालांकि हमें सटीक सुझाव मिलते हैं लेकिन यह समझ नहीं आता कि सरकार में होने के बावजूद स्क्रोल, वायर और कुछ एक क्षेत्रीय ऑनलाइन मीडिया की बराबरी क्यों नहीं कर पाते। मीडिया पर हमारा दखल विस्तारित नहीं हो रहा है। यानी कि पूरी गोदी मीडिया इनकी जेब में है। वो गोदी मीडिया जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, मगर एक पत्रकार, एक अभिसार शर्मा इनसे सवाल कर ले तो ये बौखला जाते हैं।
मतलब एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना की हद है। और इस शख्स पर गौर कीजिए, यह है कौन? गुरुमूर्ति। बताया जाता है ये वो आदमी है दोस्तों जिसने कहीं ना कहीं नोटबंदी जो दंश इस देश पर छोड़ा गया था, वो दरअसल इसी आदमी के दिमाग की उपज थी। आपके सामने कुमार संभव पत्रकार ने उस मोदी टूलकिट के कुछ स्क्रीनशॉट्स पेश किए हैं। इसमें गुरुमूर्ति क्या कह रहा है आपके सामने। न्यूज टू कैरी मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड अनट्रूथ, यानी कि सरकार को ऐसी खबर चलानी चाहिए जिसमें सच और झूठ दोनों का मिश्रण हो, दोनों का तालमेल हो। यह आदमी जिसने देश पर नोटबंदी बरपाया था, अब वो सरकार को क्या मशवरा दे रहा है कि झूठ और सच दोनों का समावेश हो। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। डीप थ्रोट ब्रीफिंग बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि मुट्ठी भर लोगों को चुना जाए और उन्हें जो है हम मंत्रणा करें, डीप थ्रोट ब्रीफिंग करें। आगे देखिए, सो अ पूल ऑफ स्पिन डॉक्टर्स हु कैन डू इट फॉर द गवर्नमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड यूटिलाइज्ड, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो हर चीज में स्पिन दें, हर चीज को जिस तरह से पलट दें, हमें उन्हें नौकरी पर रखना चाहिए, हमें उन्हें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। यह बात कोई और नहीं बल्कि गुरुमूर्ति दे रहा है मोदी सरकार को और रविशंकर प्रसाद को। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कैसी पत्रकारिता है। हकीकत यह है दोस्तों कि पिछले कुछ अरसे से लगातार भारत के अंदर जो प्रेस की हालत है वो बद से बदतर हो गई और अब सामने आई है फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट। बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, एक एक करके पढ़ के सुनाना चाहूंगा। भारत अब आंशिक रूप से ही आजाद है। 2014 के बाद से मानवाधिकार हनन और पत्रकारों को डराने के मामले शुरू हुए, जो 2019 के बाद और बढ़े। नागरिकों के अधिकार कम हुए। भारत ने ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर की छवि गंवाई। यह कोई और नहीं बल्कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है। हालांकि फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट को लेकर मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारत के अंदर मीडिया की क्या दुर्दशा है। आज आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि क्या वजह है कि दुनिया भर में भारत के अंदर जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर सवाल उठ रहे हैं। दुनिया भर में हमारे मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी सरकार उन लोगों को निशाना साधती है जो इनसे सवाल करते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि HW न्यूज, जिस मंच से मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनके खिलाफ भी कुछ महीनों पहले इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। मेरे सहयोगी विनोद दुआ, जो द विनोद दुआ शो करते हैं, उन पर कई मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए। यही नहीं, एक दूसरा प्लेटफॉर्म जिसके साथ मैं काम करता हूं, न्यूज क्लिक, उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड मारा गया था। क्या आप इतने डरे हुए हैं कि आप एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते? क्या आपके हिसाब से सच्ची खबर वो है जिसमें इस सरकार की तारीफ की जाए? बताइए। क्योंकि जो मीडिया झूठ बोलता है उसे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सच्ची खबर बताते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। खैर, सुनिए सरकार में बस इतना ही। इसी तरह से हम मुद्दे आपके सामने लेकर आएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते, तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे,
उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।